Section 2 Clause I for voidable contract. आइए दोस्तों, हम अपने नॉलेज को फर्दर लेकर जाएं। सेक्शन 2 Clause I is voidable contract. पहले बेटा इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे। पहले डेफिनेशन नोट करेंगे और फिर हम इसे समझेंगे कि ये क्या चीज है। An agreement which is enforceable by law, which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of but not at the option of the other or others. ये बहुत रहस्यमय डेफिनेशन है और इसे इसके ट्रू पर्सपेक्टिव में इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। पहले नोट करिए और फिर लेक्चर को पॉज करके आप इसे बहुत ध्यान से पढ़िए। नोट करने के बाद आगे मत बढ़िए और लेक्चर को पॉज करके इसे बहुत ध्यान से पढ़िए। इसे अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties. डेफिनेशन को टुकड़े करने पड़ेंगे। At the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of other or others. But not at the option of the other or others is a voidable contract. देखो बेटा, एक तरफ तो है वन और मोर पार्टीज, और दूसरी तरफ है अदर और अदर्स। तो वन और मोर में, अदर और अदर्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंगल पार्टी, मोर देन वन पार्टीज भी हो सकती है दोनों तरफ और सिंगल पार्टी भी हो सकती है। पहली बात तो इस बात को, इस डिफरेंस को आप समझ लीजिए, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वन और मोर, अदर और अदर्स, ये कोई समझने वाली बात नहीं है।
ये जो बात क्लियर कर लो, इसमें कुछ नहीं है। अदर और अदर्स, भाई दो पक्ष हैं, एक एक पक्ष ये है और दूसरा पक्ष ये है। इसमें भी वन और मोर हो सकते हैं, इसमें भी वन और मोर हो सकते हैं। अब इनके बीच में एक एग्रीमेंट है, और ये एग्रीमेंट क्या है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये कब है? एट द ऑप्शन, एट द ऑप्शन ऑफ, एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, इनके ऑप्शन पर, एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी। बट आगे कहता है बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स, इनके ऑप्शन पर नहीं, इनके ऑप्शन पर। ये लोग कौन है? अब यहां सवाल उठता है बेटा कि ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? इनके ऑप्शन पर तो वॉइडेबल हो सकता है, बट इनके ऑप्शन पर तो वॉइडेबल हो सकता है, बट इनके ऑप्शन पर नहीं। ठीक है। और एक बारी, वॉइड एबल, वॉइड मतलब वॉइड एबल यानी जो वैलिड है बट वॉइड हो सकता है। वॉइडेबल का अगर मैं लिटरल मीनिंग आपको बताऊं, जो वैलिड है बट जो वॉइड हो सकता है। ठीक है। तो यहां पे मैं आपका काम बहुत आसान कर देता हूं, यहां पर मैं आपका काम बहुत आसान कर देता हूं। अब बस इस डेफिनेशन में आपको ये पता चल जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन और मोर पार्टीज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदर और अदर्स, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो आइए समझने की कोशिश करेंगे। मीनिंग ऑफ मीनिंग ऑफ वन और मोर पार्टीज, मीनिंग ऑफ वन और मोर पार्टीज, meaning of one or more parties means party or parties means party whose consent is not free, whose consent is not free। आप ध्यान से मेरी बात को समझिए। और आपको बता दिया जाए कि मीनिंग ऑफ अदर और अदर्स का क्या मतलब है, आप ध्यान दीजिए। इनका मतलब है मीन्स पार्टी who causes the consent, party whose causes the consent। एक एग्जांपल देता हूं, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल बता रहा हूं, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। मीन्स पार्टी हु causes द कंसेंट। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूं। ए
at the gunpoint, A at the gunpoint purchased the horse of horse. horse मतलब घोड़ा. horse purchased the horse of B. ठीक है. तो ए और बी के बीच में ये जो एग्रीमेंट हुआ, ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ. एग्रीमेंट किसने, एग्रीमेंट को हम क्या बोल रहे हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. क्यों वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं बेटा? क्यों वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है. बी कौन है यहाँ पे? वन और मोर पार्टी. बी कौन है बेटा? वन और मोर पार्टी. और ए कौन है? अदर और अदर्स. देख लो बेटा, मीनिंग देखो मैंने क्या लिखवाया ऊपर. वन और मोर पार्टी का मीन्स, शाबाश, बहुत ध्यान से आपने देखना है. वन और मोर पार्टी का मतलब क्या है? मीन्स पार्टी हुज कंसेंट इज नॉट फ्री. जिसकी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया. तो एग्जाम्पल में देखो बेटा, किसकी मर्जी फ्री नहीं है? ए ने बी, ए की तो मर्जी है, एग्रीमेंट, ए बी का घोड़ा खरीदना चाहता है. ए ने बी की कनपटी पे बंदूक रखी और कहा कि अपना घोड़ा मुझे बेच. तो बी कौन हुआ? वन और मोर पार्टी. ठीक है. बी की कंसेंट फ्री नहीं है. और ए कौन हुआ? अदर और अदर्स. अदर और अदर्स का मतलब क्या है? मीन्स पार्टी हु कॉजेस द कंसेंट. और कंसेंट जबरदस्ती किसने ली? ए ने ली. तो बी चाहे क्योंकि बी की कंसेंट नहीं है. सेक्शन 10 में हमने पढ़ा था, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज. तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट is an agreement where is an agreement where voidable contract is an agreement where consent of one of the party is not free. अब बी चाहे तो एग्रीमेंट को वैलिड रहने दे. बी चाहे तो पुलिस को उसकी शिकायत करे और कोर्ट को बताए कि वो एग्रीमेंट के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहता और एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर करना चाहता है. ये एक बारी डेफिनेशन को आप ध्यान से पढ़िए. तो voidable contract is a contract, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the party. अब ये वन और मोर कौन पार्टी है? जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी, जिसको बंदूक दिखाई गई, उसे वन ऑफ द पार्टी कहते हैं. और जिसने बंदूक दिखाई उसे अदर और अदर्स कहते हैं. अगर अदर और अदर चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता. हाँ, अगर पार्टी जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है. चलिए बेटा, आइए अपनी नॉलेज को हम आगे बढ़ाएंगे बेटा. इसे आप पढ़ेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे. और अब हम एक नया कंसेप्ट करेंगे, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट.
अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। भाई कॉन्ट्रैक्ट तो एनफोर्सेबल होता है, कॉन्ट्रैक्ट तो क्या होता है, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल। तो कॉन्ट्रैक्ट को अनएनफोर्सेबल क्यों कह रहे हैं? तो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इज अ सिचुएशन। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेटा? एक सिचुएशन है। इज अ सिचुएशन where two or more laws become applicable at the same time, at the same point of time, at the same point of time, where two or more laws become applicable at the same point of time। ठीक है बेटा, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। एंड उसके बाद क्या होगा बेटा? where two or more laws becomes applicable at the same point of time and the agreement does not fulfill the requirement of one or more laws। चलिए, मान लीजिए ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। ए बी को अपना घर ए बी को बेटा अपना घर सेल करने का एग्रीमेंट करता है। ए इज सेलिंग हिज हाउस टू बी। अब इस एग्रीमेंट के साथ दो तरह की लॉज अप्लाई होते हैं। एक तरफ तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होगा, दूसरी तरफ देखो कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल होंगे। ट्रांसफर प्रॉपर्टीज एक्ट अप्लाई होगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट अप्लाई होगा, स्टाम्प ड्यूटी एक्ट अप्लाई होगा बेटा, स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अब ए और बी के एग्रीमेंट ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तो बात मानी, लेकिन अभी इन एक्ट्स की बात नहीं मानी, यानी इन एक्ट्स में से किसी की बात नहीं मानी। तो एग्रीमेंट तो है, एग्रीमेंट अब कब होगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तो आप सारी बातें, सारी कंडीशंस मान रहे हैं, आप सेक्शन 10 भी मान रहे हैं, आप सेक्शन 29 भी मान रहे हैं, और आप सेक्शन 56 भी मान रहे हैं। आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तो सारी बातें मान ली, ठीक है, लेकिन आपने जो दूसरे एप्लीकेबल लॉज थे उनकी बात नहीं मानी। तो इसे हम कॉन्ट्रैक्ट तो कहेंगे, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट जब तक एनफोर्सेबल नहीं होगा, जब तक ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट और स्टाम्प एक्ट की बातें नहीं मान लेता, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहेंगे अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए एक बार दोबारा से इसे बता दूं। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी सिचुएशन है जहां एक ही समय पर कई कानून एप्लीकेबल हो जाते हैं। where two or more laws become applicable at the same point of time। एक ही समय कई सारे कानून लग गए एक सिचुएशन पर। and the agreement does not fulfill and the agreement, कोई सेक्शन नहीं मिलेगा बेटा आपको कॉन्ट्रैक्ट में, कोई इसका सेक्शन नहीं है, ये तो कोर्ट के डिसीजन से आई हुई बात है। and the agreement
does not fulfill the requirement of one or more laws. तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलेंगे बेटा अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारी क्लासिफिकेशन में हमने बेटा यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट किया, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्जीक्यूटेड किया, एग्जीक्यूटरी कर लिया, वैलिड किया, वॉइड किया, वॉइडेबल किया और अनएनफोर्सेबल भी आज हमने कर लिया। आइए अब हम फॉर्मेशन के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट को फर्दर क्लासिफाई करें। चलिए हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। on the basis of formation, on the basis of formation। तो फॉर्मेशन को आप बेस बनाएं तो कॉन्ट्रैक्ट को डिफरेंट पार्ट्स में आप क्लासिफाई कर सकते हैं। आइए चेक करते हैं कौन कौन से पहले। शाबाश, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, फिर हम पढ़ेंगे बेटा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और फिर हम करेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। चलिए तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। शाबाश बेटा। तो आइए इस कंसेप्ट की शुरुआत करते हैं। सेक्शन 2H से शुरुआत करनी पड़ेगी इसकी। सेक्शन 2H डिफाइंस द कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ध्यान से आपने मेरी बात को समझना है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है जी एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी एट लॉ। एग्रीमेंट क्या होगा बेटा? एग्रीमेंट होगा प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। एनफोर्सिबिलिटी के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 10, 29 एंड 56। कंसिडरेशन हम पढ़ चुके हैं। प्रॉमिस क्या होगा? प्रॉमिस होगा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दो चीजें चाहिए। शाबाश बेटा। ऑफर को करने के लिए, एक्सेप्टेंस को करने के लिए अगर वर्ड्स का यूज है, वर्ड्स का यूज किया गया है, वर्ड्स रिटन भी हो सकते हैं, स्पोकन भी हो सकते हैं। तो अगर आप शब्दों के सहारे अपनी बात को बता रहे हैं, एक पार्टी दूसरे पार्टी को अपनी बात बता रही है और शब्दों का यूज कर रही है, वर्ड्स का यूज कर रही है, तो उसे कहा जाएगा एक्सप्रेस ऑफर। और एक्सेप्टेंस भी शब्दों में कर रही है तो उसे कहा जाएगा एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। तो अगर ऑफर भी एक्सप्रेस है और एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस है तो उस ऑफर और एक्सेप्टेंस से जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उस कॉन्ट्रैक्ट को भी हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए मीनिंग लिखिए बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट
a contract in which offer and acceptance both are in words, either spoken or written. Express contract is a contract in which offer and acceptance both are in words, either spoken or written. तो उसे कहेंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अब एक बार दोबारा से समझ लीजिए, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले आपने कहा कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने कहा सेक्शन 2H में डिफाइन क्या है, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल एट लॉ। एक ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल है। आपने पूछा एग्रीमेंट क्या होता है, मैंने कहा एग्रीमेंट एक प्रॉमिस आपको करना पड़ेगा और उसके बदले में कंसिडरेशन आपको मिलेगी, तो उसे बोला जाता है एग्रीमेंट। ये बात ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने पूछा प्रॉमिस क्या होता है जी, मैंने कहा प्रॉमिस करने के लिए आपको ऑफर करना होगा और दूसरी पार्टी को एक्सेप्ट करना होगा। अब दूसरी पार्टी ऑफर वर्ड्स में करे। ए ने बी को कहा क्या तुम अपनी कार बेचोगे, बी ने कहा हाँ मैं अपनी कार बेचूंगा। तो वर्ड्स का यूज हुआ है, तो जहां वर्ड्स का यूज होगा तो उसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जहां शब्दों का यूज होगा उसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। क्योंकि आप सेक्शन 2A देखो, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। शाबाश, आइए इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और मैच्योरिटी के साथ करेंगे। आप सेक्शन 2A पढ़िए, मैंने आपको करवाया है ऑलरेडी। आप सेक्शन 2A जब स्टडी करेंगे, सेक्शन 2A क्या डिफाइन करता है, ऑफर। और सेक्शन 2B आप पढ़िए, ये क्या डिफाइन करता है, एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तो दोनों डेफिनेशन में एक वर्ड यूज हुआ है। आप दोनों की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे तो दोनों ही डेफिनेशन में एक वर्ड यूज हुआ है, सिग्निफाइज। तो सिग्निफाइज का मतलब है टू कम्युनिकेट। जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, जब आप क्या करते हैं, कम्युनिकेट, टू कम्युनिकेट। तो जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन दो तरीके से होगा, थ्रू वर्ड्स या थ्रू कंडक्ट और circumstances, कंडक्ट और circumstances। जब आप शब्दों के सहारे कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सप्रेस कम्युनिकेशन। और जहां आप बॉडी लैंग्वेज या हालात का यूज करें तो उसे कहते हैं इम्प्लाइड कम्युनिकेशन थ्रू कंडक्ट और सर्कमस्टांसेस। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं इसके। फॉर एग्जांपल, आप रेलवे स्टेशन जाते हैं या बस स्टैंड जाते हैं
तो वहाँ वेइंग मशीन होती है बेटा, जिसपे आप अपना वेट करते हैं, ठीक है, जिसमें आप अपना वेट चेक करते हैं। अब ये वेट मशीन है, आप इस मशीन पर खड़े होते हैं, यहाँ पे लिखा है ₹5 आप इसमें ₹5 इंसर्ट करते हैं, ठीक है। देखो एक आप रेलवे स्टेशन पे गए, वहां पे एक वेइंग मशीन रखी है, उस पे लिखा है ₹5 एंड चेक योर वेट, चेक योर वेट। आप अपना वेट चेक करते हैं, आप अपना जेब से ₹5 निकालते हैं, मशीन में इंसर्ट करते हैं, और मशीन आपको आपका वजन बताती है। बोलिए ₹5 का बिजनेस हुआ कि नहीं हुआ, ₹5 का धंधा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब इसमें देखिए ऑफर क्या है और एक्सेप्टेंस क्या है। आपने अपना वेट चेक किया, उन्होंने लिख दिया यहाँ पे कि चेक योर वेट फॉर ₹5, राइट। तो ऑफर एक्सप्रेस था, ऑफर एक्सप्रेस था। और आपकी एक्सेप्टेंस क्या, आपने मशीन को कहा था, मशीन गेट रेडी, आई एम कमिंग, आपने ऐसा कहा था? आपने कुछ भी नहीं कहा था, आपने सिर्फ अपने कंडक्ट से ऑफर को एक्सेप्ट किया। तो एक्सेप्टेंस क्या है, इम्प्लाइड, ठीक है। तो ऐसे ही ऑफर एक्सप्रेस हो जाएगा और एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस हो जाएगा, अगर कहीं पे ऑफर एक्सप्रेस हो गया और एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। तो आप कनॉट प्लेस जाना चाहते हैं, लक्ष्मी नगर से कनॉट प्लेस जाना चाहते हैं, तो आपने ऑटो वाले भैया से कहा, भैया क्या तुम कनॉट प्लेस चलोगे? ऑटो वाले भैया ने कहा हाँ चलूंगा। तो देखो आपने भी शब्दों का यूज किया और ऑटो वाले भैया ने भी शब्दों का यूज किया, तो दोनों जगह एक्सप्रेस, ठीक है। तो ऑफर भी इम्प्लाइड हो सकता है और एक्सेप्टेंस भी इम्प्लाइड हो सकता है। देखो कैसे, मान लो आप रेलवे स्टेशन पर गए और आपके हाथ में बहुत सारा लगेज है, और एक कुली दौड़कर आया आपके पास, और वो बोल नहीं सकता, वो गूंगा है, ठीक है। एक कुली आपके पास दौड़कर आया और वो बोल नहीं सकता। उसने क्या करा, आपका लगेज अपने सिर पे रखा और आपने उसे कहा आपने इशारा किया अपने हाथ से, प्लेटफॉर्म नंबर 1, आपने अपने हाथ से इशारा किया 1, तो वो समझ गया कि आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाना चाहते हैं। ना आपने शब्दों का यूज किया, ना उसने शब्दों का यूज किया, तो इम्प्लाइड, इम्प्लाइड। ऑफर भी इम्प्लाइड है, एक्सेप्टेंस भी इम्प्लाइड है, ठीक है। आप दिल्ली मेट्रो में सफर करते हैं रोज, तो देखो आपके पास एक स्मार्ट कार्ड है, आप स्मार्ट कार्ड से स्टेशन में एंट्री हुए, एक ट्रेन जा रही है, आप उस ट्रेन में उतर गए, फिर स्मार्ट कार्ड से आप स्टेशन से बाहर आ गए। ऑफर भी इम्प्लाइड था, एक्सेप्टेंस भी इम्प्लाइड थी। तो जहां कम्युनिकेशन पार्टी के कंडक्ट या सरकमस्टांसिस से हो, तो उसे कहेंगे इम्प्लाइड, और उसे कहेंगे, जहां शब्दों का यूज हो, उसे कहेंगे एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, आइए इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन भी आई थिंक अभी आपको समझ में आ गई होगी। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आपने सीखी। आइए अब मैं आपको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन भी करा देता हूँ। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इसे टेसिट भी कहा जाता है, आपने इसे कंफ्यूजन नहीं करना है, कुछ लोग इसे टेसिट कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। Implied contract is a contract where offer and acceptance, where offer and acceptance both
or any one of them is a contract where offer and acceptance both or any one of them are otherwise than words. So is a contract where offer and acceptance both or any one of them are otherwise than words, तो उसे हम क्या कहेंगे, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। तो जो एग्जांपल आपको नीचे दिए, ऑफर एंड एक्सप्रेस, तो फिर इस केस में कॉन्ट्रैक्ट, इस केस में एक ऑफर एक्सप्रेस है, एक्सेप्टेंस इम्प्लाइड है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट केस को क्या बोलेंगे, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड केस दोनों एक्सप्रेस है तो क्या बोलेंगे, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड केस दोनों इम्प्लाइड है तो क्या बोलेंगे, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। शाबाश, आप अच्छे से सीखिए बेटा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आप अच्छे से सीखिए। कोई डाउट है तो मुझे आप फोन कर सकते हैं। शाबाश बेटा। आइए अब हम सीखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कोसी कॉन्ट्रैक्ट। Quasi contract is a concept which is not directly defined in the Indian Contract Act. आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे तो is a concept which is not directly defined in the Indian Contract Act. This concept is used quasi contract. आइए, quasi contract, quasi contract डिफाइन हम करेंगे। शाबाश।